सो आई स्टूडेंट, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग की गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में दी गई है। निम्न सारणी में वो दिया गया है। तो सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है। ये बिल्कुल वैसा ही स्टूडेंट जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है, इसलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ बता दूं कि जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको हमें छोड़ना है। और 7 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ से हमें सिखाता है कि हम आलेख कैसे पढ़ेंगे, अर्थात हमें ग्राफ पढ़ना आता है या नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। और नहीं आता तो सीख जाएंगे कि यहाँ पे मैं अपना ग्राफ ये दिखा दूंगा। यहाँ पे शो किया जा रहा है ये ग्राफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस ग्राफ में जैसे जैसे पाइप की लंबाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पिच में परिवर्तन आ रहा है, मतलब कि चक्र प्रति सेकंड में। तो आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर अगर हम देखें तो 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, 160 चक्र प्रति सेकंड, वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया है, स्वर मान दिया है, चक्र प्रति सेकंड दिया है। थोड़ा सा समझते हैं बातों को कि वाई एक्सिस में आपका क्या दिया गया है, चक्र प्रति सेकंड दिया है। ये यहाँ पे दिया गया है आपका पिच चक्र प्रति सेकंड, और यहाँ पे दिया गया है लेंथ, पाइप की लंबाई यहाँ पे, ये एक्स ये वाई एक्सिस। चलिए अब इनका कहना है कि 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए, तो यहाँ पे 160 हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर को माना गया है क्या, 100। 1 सेंटीमीटर को 100 माना गया है तो 2 सेंटीमीटर मीन्स 200 होगा। तो आखिर थोड़ा सा इसको समझते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 माना गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 माना गया है। 100 क्या है, चक्र प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे एक बात बताइए मुझे, इस 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत कितने डिब्बे और होते हैं। ये तो होगा एक बड़ा स्क्वायर, बड़ा डिब्बा हो गया, बड़ा वर्ग। इस बड़े वर्ग के अंतर्गत कितने छोटे छोटे 10 डिब्बे होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। या यूं कहें कि 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत कितने mm होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 mm बराबर 100। तो 1 mm मतलब एक छोटे खाना कह सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 10 को मैंने जब इधर ट्रांसफ़र करूंगा तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा 10। मतलब कि इस तरीके से आपके ग्राफ में जो छोटा डिब्बा है ये इस तरीके से बना होगा, उसमें से इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो किसको शो करेगा, ये छोटा सा हिस्सा शो करेगा आपके 10 चक्र प्रति सेकंड को, और पूरा मिला के 1 सेंटीमीटर 100 चक्र प्रति सेकंड को। तो अब आपको 160 को ढूंढना है। तो ये रहा, अगर ये 100 है, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए 200 है, या थोड़ा बड़ा लेके मैं आपको बताता हूँ ताकि चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। पूरा ग्राफ मैं नहीं बनाने वाला जल्दी से। चलिए ये 200, तो 100, यहाँ से 100 मतलब कि ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से 9 लाइन्स छोटे छोटे। इसी तरीके से 9-10 लाइन इनके बीच होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए। चलिए तो यहाँ से 100 से ऊपर मैं जाऊँगा, मतलब कि 10 1 सेंटीमीटर और 1 mm, तो वो कितना दर्शाएगा, 110 को। फिर दूसरे पे जाऊंगा तो 120, तीसरे 140, और बीच में आपको पता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क लाइन होता है बाकियों के तुलना में, तो वो दिखाता है 150 को, और 150 के ऊपर मैं जाऊंगा तो ये दिखाएगा आपके 160 को। मतलब कि ये हो जाएगा 160 चक्र प्रति सेकेंड। अब इस 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए हमें पूछा गया है पाइप की लंबाई कितनी रखनी होगी। तो पाइप की लंबाई कैसे याद कर सकते हैं हम 160 के लिए, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। तो आखिर हम पता कैसे लगाएंगे, तो पता ऐसे लगाया जाता है कि मान लीजिए कि ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, मान लेते हैं हम। तो आप क्या करेंगे कि 160 से एक लाइन ऐसे इस तरीके से जा रहा होगा, उसको फॉलो करेंगे, ये जा रहा है। अब इस ग्राफ को वो जिस जगह पे काटेगा, चाहे किसी भी ग्राफ, कहीं का भी ग्राफ हो, आपको अगर एक वैल्यू दिया गया है, दूसरा वैल्यू आपको पता लगाना है, तो उस एक वैल्यू से जाने वाले लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे और ग्राफ को किस पॉइंट पे कट करता है उसको आप देखेंगे। फिर
यहाँ पे मुझे y का मान दिया है तो x का मान अब मुझे देखना है। तो इस पॉइंट पे x का कौन सा मान आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगा वही क्या होगा, आपका लेंथ होगा, वही होगा लेंथ। यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हों, तो यहाँ पे स्टूडेंट 160 से अगर मैं लूँ तो यहाँ से 160 की अगर बात करें 160, तो आपके ग्राफ कॉपी में आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अनुसार आप फिर फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को कि 160, तो 160 यहाँ पे मेरा आ रहा है 34 या 35 के आसपास आ रहा है आपका। आप देख सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ सभी के में एक जैसे नहीं दिख पाता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। चलिए, किसी के में 38 भी आ सकता है, 39 के आसपास, तो मेरा जो आ रहा है वो 35 दिखाई दे रहा है, 35 और इधर है 160। तो 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए मेरा जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 35। और 35 किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, बिल्कुल सेंटीमीटर में दिया गया है। इस तरीके से आप निकालेंगे। अब दूसरे में 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वर मान कितना होगा। तो 60 सेंटीमीटर इधर, 60 सेंटीमीटर लेंथ इधर दिया गया पाइप की लंबाई, तो 60 अगर यहाँ कहीं है तो 60 इधर है। फिर से वही कहानी कि यहाँ से जाने वाला एक वैल्यू पता है तो ऊपर की ओर जाएंगे, ये जिस जगह पे इस ग्राफ को कट करेगा वहीं से हम देखेंगे कि ये कहाँ पे इधर आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा वही होगा आपका ये 60, और जो कुछ भी आपको y का मान निकलेगा वही होगा स्वर मान। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा पैटर्न लेके आया है। तो इसको आप करने वाले हैं। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी होता है तो आप 7974794030 पर हमें व्हाट्सअप करके उनका सोल्यूशन ले सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी दो सारणी यहाँ पे प्रदर्शित है फिलहाल के लिए, प्रथम सारणी, और इसमें राशियों के मध्य आलेख खींचिए। पहला काम है आलेख खींचना और जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नियत है, कांस्टेंट है, मतलब वही है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है अपना ढाल का। और हमने बात किया है कि अगर ढाल क्या आ जाए, अगर नियत आ जाए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का मान जो नियत आ जाए तो आपको किस तरीके का ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, बिल्कुल सीधी लाइन। आइए पता लगाते हैं इसके लिए। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद पता लगाना है, जांचना है। तो x का मान किस पर रहेगा, ये रहेगा वृत्त की त्रिज्या और ये रहा वृत्त की परिधि। अब कौन सा होगा सर, आखिर कौन सा हमें x एक्सिस पर लेना है और कौन सा y एक्सिस पर। अब जरा देखिए स्टूडेंट, परिधि क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को भी। ये रहा मेरा वृत्त अगर r त्रिज्या का है, ये रहा त्रिज्या, तो परिधि क्या होता है, इस पॉइंट से मैं अगर चलना प्रारंभ करता हूँ, एक चक्कर लगा लेता हूँ तो ये पाथ, और इसी पॉइंट पे आता हूँ तो ये पूरा पाथ जो मैंने तय किया है, तय किया गया पाथ क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका परिधि। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहीं पे आया, एक पूरा चक्कर जब मैंने लगाया तो ये जो दूरी है वो हो गया इसका परिधि, r त्रिज्या वाले इस वृत्त का परिधि। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसी r त्रिज्या को, इस त्रिज्या को अगर बड़ा करता हूँ या छोटा करता हूँ तो मुझे इस तरीके से मिल जाएगा, अगर मैं छोटा करता हूँ तो इस तरीके से मिल जाएगा। मतलब कि परिधि का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है। या आप फॉर्मूले से ही आप देख सकते हैं, यहाँ r क्या है, इसमें गुना के रूप में है। इसका मतलब r अगर बढ़ेगा तो परिधि का मान बढ़ेगा, r अगर घटेगा तो परिधि का मान घटेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए, यहाँ से ये बात तो क्लियर हो चुका है कि x एक्सिस पर कौन लिया जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, और y एक्सिस पर लिया जाएगा वृत्त की परिधि। तो जल्दी से ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉलम की ओर। ये हो जाएगा पहला काम हमारा, क्या है, पैमाना लिखना। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। पैमाना अगर मैं बात करूं यहाँ के लिए तो पैमाना x अक्ष पर अगर हम लिखें तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, त्रिज्या को 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। चलिए केवल 10 वैल्यू 2 ले लेते हैं। एक बड़ा खाना बराबर
2 सेंटीमीटर, क्या है ये, त्रिज्या है। चलिए इसी तरह y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष पर क्या हो जाएगा, एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर कितना है यहाँ पे, यहाँ पे 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16, 20, तो सभी क्या हैं 4 के टेबल में आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं 4 पाई ले लेता हूँ, 4 पाई ले लेते हैं। चलिए तो ये रहा 0, फिर 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक बड़ा खाना अगर इस तरीके से है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वैल्यू है मेरा 10, तो ये रहा 5 सेंटीमीटर। तो चलिए या थोड़ा छोटा छोटा ले लेते हैं ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। चलिए थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 और ये रहा 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की ये है आपका पास त्रिज्या, त्रिज्या r का किधर इस तरफ बढ़ रहा है ये। इसी प्रकार एक बड़ा खाना बराबर 4 पाई हमें लेना है, तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम कितना गया है 20 तक गया है, तो 5, 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई, ये 12 पाई, ये 16 पाई, ये फिर 20 पाई, ये हो जाएगा 20 पाई और ये हो जाएगा आपका 24 पाई, 24 पाई। चलिए ये क्या है आपका वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि आपको लिखना है यहाँ पे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, पेरीमीटर है ये, वृत्त की परिधि जिसको हम 2 पाई r से शो करते हैं, इस तरीके से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, जब हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या अगर 2 है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, इस बात को यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि किस में हम बात कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर में, चलिए 2 सेंटीमीटर में तो वृत्त की परिधि कितना 4 पाई है। आइए बढ़ते हैं आगे और इसको हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से, ये और ये दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस होंगे, अब तो आपको ग्राफ बनाना बिल्कुल अच्छे से आ जाता है, तो बार बार अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब 4 होगा, जब 4 होगा, ओके हमने तो 16 और इसको सब लिखा ही नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि x का मान हमें ले जाना है कहाँ तक, 10 तक, तो यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। चलिए इसको जल्दी से हम सुधार लेते हैं। ये हमने सुधार कर लिया स्टूडेंट, थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और 10 है कैसे जाएगा, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी शामिल है, और हमने 1 to 5 ही ले लिया था। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो 2 सेंटीमीटर अगर होगा तो परिधि कितना होगा, 4 पाई होगा, तो ये रहा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से इस तरीके से एक लाइन जा रहा होगा ऊपर की ओर, और 4 सेंटीमीटर से इस तरीके से एक लाइन लंबवत आ रहा होगा, दोनों जहाँ पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को कट करेंगे, वही क्या होगा हमारा वो पॉइंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब हमारा वैल्यू 4 तो हमें मिल जाएगा 8 पाई, तो ये रहा 8 पाई से आने वाला लाइन और ये रहा 4 पाई से जाने वाला लाइन, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब 6 तो इधर हो जाएगा 12, तो ये रहा 12 से जाने वाला लाइन और ये रहा 6 से जाने वाला लाइन, तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। फिर 8, जब 8 तो इधर 16, जब 8 तो इधर 16, 8 तो इधर 16, तो ये रहा उसका दूसरा पॉइंट। फिर 12 तो हो चुका है, 16 के बाद होगा 20, जब 20 तो इधर, जब x एक्सिस में त्रिज्या का मान 10 होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तब परिधि जो होगा कितना होगा, 20 पाई होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया है। आइए अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं स्टूडेंट। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पे मैंने बिना स्केल से, बिना इंस्ट्रूमेंट से बनाया है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये प्राप्त होगा।
और इसका हम कन्फर्मेशन कर लेंगे, इसको जांच करके, किसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को, जो कि आपके क्वेश्चन ने कहा है। तो ये रहा ग्राफ इसका। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप को कि यहाँ पे इसके बाद आपको क्या लिखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो चीज़ पूछा गया है कि क्या कांस्टेंट है, ये क्या कांस्टेंट है, तो मैं पहला निकालने वाला हूँ m1। तो ये होगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2,4 पाई, फिर ये 4,8 पाई, फिर ये 6,12 पाई, ये हो जाएगा आपका 8,16 पाई, ये हो जाएगा आपका 10,20 पाई। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 और ये होगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे इज इक्वल टू 8 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 मीन्स, इसी तरह ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, अर्थात ये हो जाएगा 2 पाई। और जब आप सबका निकालेंगे स्टूडेंट, फिर आप इन दोनों पॉइंट्स का निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का निकालेंगे, तो m1 m2 m3 ये सभी क्या आ जाएंगे, आपका कांस्टेंट आएगा। इसी प्रकार m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 या 2 पाई। स्पष्टतः जो पूछा गया है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मान नियत है, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए जो मान है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि हमें तो स्ट्रेट लाइन मिला और हमने पढ़ा है कि जब कभी भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो उसमें जो स्लोप होंगे, m1 का मान होगा, प्रवणता होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आया है, अगर चीज़ें समझ आया है तो बिल्कुल कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना ना भूलिए स्टूडेंट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। आइए देखते हैं हम कॉलम नंबर 2 को, जल्दी से उसको हम समझ लेते हैं कि उसको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। सो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में भी सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। ये हो गया आपका कॉलम नंबर 2 सारणी या टेबल नंबर 2, सारणी 2 है क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद हमें ये बताना है कि क्या जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है उसका मान जो है वो नियत है। तो हम ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि नियत आएगा या नहीं। तो सबसे पहला काम है हमारा ग्राफ बनाना। ये रहा वैल्यू, सबसे पहले आपको वैल्यू लिखना है, जैसा कि हम हमेशा से बात करते आए हैं कि वृत्त की त्रिज्या दी गई है और वृत्त का क्षेत्रफल। फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी जो आपका इंडिपेंडेंट चर होगा, स्वतंत्र चर होगा, वो कौन सा होगा, वृत्त की त्रिज्या। कि ऐसे जाने हमने कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे आर है, मतलब कि आर जैसे बढ़ेगा, आर इधर बढ़ेगा तो इधर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, मतलब कि आर के बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ा तो किस पर डिपेंड हुआ, क्षेत्रफल आर पर डिपेंड हुआ। तो त्रिज्या क्या हो गया, आपका स्वतंत्र चर हो गया, और ये हो गया आपका आश्रित चर। तो ये यहाँ पे y एक्सिस पर लिया जाएगा और ये यहाँ पे x एक्सिस पर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम डिनोट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं ग्राफ में प्लॉट करते हैं इन बातों को। तो ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से हम बनाएंगे। x एक्सिस पर हम लेंगे त्रिज्या को, त्रिज्या मीन्स r, और r का मान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, एक बड़ा खरा बराबर 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। चाहे तो आप थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 तक ही हमें जाना है। तो 5 दूना 10, तो 10 डिब्बों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद एक बड़ा खाना बराबर 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिया है, कहाँ पे, y एक्सिस पे, क्योंकि मुझे 25 तक जाना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 25 पाई है। तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर को, एक बड़ा खाना कितना, 1 सेंटीमीटर का, उसको मैंने 2 पाई माना है, तो आधा सेंटीमीटर मतलब कि 0.5, मतलब कि एक डिब्बा का आधा कितना होगा, 1 पाई होगा, 1 पाई होगा। याद रखिएगा ये बात, जब 25 को हम लिखेंगे 25 पाई को, तो ये काम आएगा। चलिए जल्दी से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब 1, तो पाई का मान क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहीं पे आ गया कि 1 है, 1 सेंटीमीटर पे पाई का मान, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल कितना है,
1 पाई है, तो 1 पाई यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे होगा कि एक बड़ा खाना अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई, तो आधा सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका आधा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 पाई। तो 1 पाई यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रहा होगा और इधर से इस तरीके से, तो ये जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे हमारा वो पॉइंट होगा क्या 1 पाई। फिर बढ़ते हैं 2, तो 2 के लिए 4 पाई है, बिल्कुल स्क्वायर में लिया गया है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का 4 पाई। फिर 3 का 9, तो 3 का 9, फिर से 9 मुझे ढूंढना है, तो 9 कहाँ होगा, 8 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो 9, 10 और 8 के बीच में, तो दोनों के बीच में होगा, तो क्या हो जाएगा ये इस तरीके से बीच में, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 9 पाई। यहाँ पे आप लिख लेंगे 9 पाई। 9 पाई यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रहा है और 3 से लाइन इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा क्या होगा बिंदु प्राप्त होगा हमें। आइए इस तरीके से फिर 4 का 16, तो 16 से ये रहा इस तरीके से, फिर ये 4 का ऊपर की ओर हम जाएंगे, ये रहा पॉइंट, फिर 5 और इधर मिल जाएगा 25, तो 40, 24 और 26 दोनों के बीच मिलेगा हमें 25 पाई ये। तो यहाँ से इस तरीके से हम ये ग्राफ दिखा सकते हैं और ये इस तरीके से होगा ये। अब जब आप इसको मिलाएंगे स्टूडेंट, तो आप जब स्केल से मिलाएंगे तो आपको थोड़ा सा ये कर्व मिलेगा, ये आपको प्रॉपर तरीके से ग्राफ प्राप्त नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे चाहें आप फ्री हैंड मिला लें या स्केल से, तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा ग्राफ, ये चाहें तो इस तरीके से मिला सकते हैं हम। आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ा सा कर्व है ये ऐसा, या आप स्केल से मिलाएंगे तो ऐसा 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 इस तरीके से ये जाएगा। चलिए इसका निर्देशांक लिख ले, तो 1 पाई, 2 4 पाई, 3 9 पाई, 4 16 पाई और ये हो गया 5 25 पाई इस तरीके से। अब जब इसको हम चेक करेंगे M1 M2 M3 निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि ये नियत नहीं होता है। वो आपका काम रहेगा स्टूडेंट, आप इसके बाद निकाल के बताएंगे कि क्या इसका जवाब आएगा। कमेंट में भी आपका काम रहेगा बताना कि क्या नियत आ रहा है, और नियत आ रहा है तो कितना आ रहा है। M1 का मान कितना आएगा, मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स को लेने पर, इन दोनों पॉइंट्स लेने पर M2 का मान, इन दोनों पॉइंट्स को लेने पर M3 का मान। फॉर्मूला आपको पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, उससे आपको बताना है और उसको कमेंट में बिल्कुल बताना है। अगर कोई भी परेशानी है तो भी आप कमेंट में हमें बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल अगर आप चाहें तो 7 से समझ कर इसको बना सकते हैं कि यहाँ पे आपको किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े दिए गए हैं। ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों की जानकारी आपको देनी होती है। कि ग्राफ जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सुबह 6 बजे शहर का तापमान आप देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम ग्राफ ये हमने लगा देंगे, तो ग्राफ 6 बजे, तो 6 बजे मतलब समय कहाँ है, समय मतलब कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस 6 AM में जब मैं चलता हूँ तो 6 AM से जब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा स्टूडेंट, देखिए ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ पे जा रहा है, एक पॉइंट पे जा रहा है जो कि ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर मैं उधर से एक्स एक्सिस की ओर जाऊँ, क्योंकि तापमान कहाँ है, सॉरी वाई एक्सिस की तरफ जाऊँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग ये 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या 24 है ना, 24 या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर दोपहर बाद 3 बजे का तापमान, तो 3 बजे के पास जाएंगे 3 PM, तो 3 PM में जाएंगे तो फिर से एक डॉट लगा हुआ है, ये जाएगा आपका 30 से ऊपर, मतलब कि 33 के आसपास ये जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी का जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए होमवर्क है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो हमेशा की भांति मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। बताने का तरीका पता है आपको,
नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमें, या फिर आप 7974794030 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर इस तरीके की परेशानी आ रहा है। चलिए, तो बढ़ेंगे स्टूडेंट आगे और हम मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में, जो कि होगा आपका बैंकिंग एवं कराधान। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वो भी काफ़ी मार्क्स आपको प्रोवाइड करता है और छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल आराम से समझेंगे हम उन बातों को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 और 7 बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको प्रोवाइड करता है। 8 मार्क्स का यहाँ पे आता है ये क्वेश्चन, सो इसको ध्यानपूर्वक तैयार करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। काम अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।